नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 की आंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चुनावी साल में आखिर दाल किसकी गलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि बस्तर छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी कहलाता है। ऐसे में चुनावी साल में सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस बस्तर पर बढ़ चला है। बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, बस्तर में दाल नहीं गलने वाली। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि चुनावी साल में बस्तर में दाल किसकी गलेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और राजनीतिक दलों को पता है कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो बस्तर को साधना जरूरी है। ऐसे में सबका फोकस बस्तर पर है। नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने बस्तर का दौरा किया था, जिसमें कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। बीजेपी भी बस्तर को लेकर लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर चुके हैं और अब बस्तर का मूड समझने के लिए, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अगर बीजेपी ने बस्तर के विकास पर ध्यान दिया होता तो उन्हें यहां की सभी सीटें गंवानी नहीं पड़ती। और अब बीजेपी जितनी भी समीक्षा कर ले, बस्तर में दाल नहीं गलने वाली। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बस्तर की उपेक्षा के आरोप लगाए और कहा कि बस्तर का असली विकास बीजेपी ने किया है। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचा जाता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 12 के 12 सीट बस्तर से गंवानी पड़ी थी, इसलिए नए सिरे से समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर 15 साल सरकार में रहने के बाद बस्तर के विकास के लिए अगर ध्यान दिया होता तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। अभी इतना की समीक्षा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में दाल गलने वाला नहीं है। बस्तर का जो वास्तविक विकास दिखता है वो डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में हुआ है। चाहे पूरे बस्तर संभाग में सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे बस्तर संभाग के प्रत्येक गांव में विद्युत पहुंचाने की बात हो, चाहे आश्रम शालाएं खोलने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम करने की बात हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर की घोर उपेक्षा की है। जो नक्सलवाद बस्तर के एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया था, वह शहरों तक आ चुका है और लगातार घटनाएं घटित हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग का विकास करने का, जैसा कि मोहन मरकाम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से गुजरता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बस्तर से साफ करते हुए संभाग की सभी 12 सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस बार भी बस्तर की लड़ाई जोरदार रहने वाली है। पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजय गंगवानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत करता हूं आपका। और साथ में जुड़े हैं उमेश घोरमोड़े जी, बीजेपी नेता। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। उमेश जी, ये सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर सत्ता की चाबी कहलाता है। मैं आपके पास सबसे पहले इसलिए आना चाह रहा हूं कि क्या तैयारी है, क्योंकि पिछली बार बस्तर ने आपका साथ तो नहीं दिया था और इसलिए तैयारी आपकी ज्यादा जोरदार होना चाहिए। क्या तैयारी? देखिए पुनीत जी, लगातार बस्तर के अंदर में हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम नेता सक्रिय हैं और बीते 15 वर्षों की उपलब्धि जनता खुद कह रही है कि बीते 15 वर्षों के अंदर में बस्तर के अंदर में जो विकास हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के समय में, चाहे सड़क का विषय हो, विद्युत पहुंच का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, आदिवासी भाइयों की चिंता का विषय हो, तेंदुपत्ता का विषय हो, चरण पादुकाओं का विषय हो, ऐसे तमाम विषय हो, उन तमाम विषयों पर जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी बीते 4.5 वर्षों में देखने मिल रही है। और हम लगातार जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता के बीच हमारी पैठ बना रहे हैं और जनता को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं का लाभ बस्तर क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है, या यूं कहें कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बस्तर की जनता और केंद्रीय योजनाओं के बीच में बाधा बन के बैठी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हम
बात करें या फिर जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल पहुंचाने का जो विषय है, उसमें बस्तर आज सबसे पिछड़ा हुआ है। और इन तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता के चलते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में घबराहट है, भय है। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा, जैसा कि आपका विषय है कि किसकी दाल यहां पर गलेगी, सीधे तौर पे बस्तर की जनता की तरफ से जो हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं उससे तो यही महसूस होता है कि कांग्रेस की दाल गलना तो छोड़िए साहब, बस्तर के अंदर में कांग्रेस की दाल जल चुकी है। और इसीलिए उस जली हुई दाल को किस प्रकार से वो परोसे और किस प्रकार से एक बार और झूठ को परोस करके इन के इन प्रकार 23 के चुनाव के अंदर में जाएं, इसलिए ये भरोसे के नाम पर जो सम्मेलन करते हैं वो बस्तर की जनता समझ चुकी है कि प्रियंका वाड्रा जी को बुला करके एक बार फिर से ये धोखा देने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और ओपनिंग नोट ले रहा हूं सर मैं, तो अजय जी से भी लेते हैं, आप अपनी बात को सीमित शब्दों में कर दीजिए। अजय जी क्या कहेंगे, आप अपनी दाल कैसे गलाएंगे, पहले ये बताइएगा। बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप अपनी दाल कैसे गलाने वाले हैं? पुनीत जी देखिए, सबसे पहले कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उमेश घोरमड़े बड़ी बड़ी बातें करते रहे। अगर ये 15 साल तक सही में विकास कार्य किए होते, आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी न करके उनके वादे निभाए होते, उनके हितों के लिए काम किया होता, तो क्या बस्तर की पूरी 12 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा होता? इनका झूठ बात स्पष्ट प्रमाण है। देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं पुनीत जी आपके चैनल पे, बस्तर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। वर्तमान में बस्तर की 12 सीटें, सभी की 13 की 13 सीटें, छत्तीसगढ़ में कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस का था, है और रहेगा। देखिए, हमने लगातार इन 4.5 सालों में आदिवासी खेतों में निर्णय लिए, चाहे तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य की बात 25 रुपए की, ये 7 दम वनोपज खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। पूरे देश की 73% वनोपज की खरीदी आज छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आज इन्हीं की केंद्र की मोदी सरकार वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए 32 पुरस्कार देती है। 4,84,000 वनोपज पट्टों के माध्यम से आदिवासियों को 38,85,000 हेक्टेयर जमीन दी है, जबकि इन्होंने 15 साल में 50,000 हेक्टेयर जो है आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी। ये बहुत अंतर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, पूरे देश में कोई भी ऐसी सरकार है कि भाजपा की जिन्होंने आदिवासी की जमीन लौटाई हो? हमने 7 किसानों की 4200 एकड़ टाटा को लेकर लौटाई। आज जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई, निर्दोष मासूम आदिवासियों को धकेल दिया था इन्होंने सलाखों के पीछे, 2000 लोगों की रिहाई करते। और ये क्या करते रहे? आज जर्सी क्या देने का वादा किया, नहीं निभाया। सरकारी नौकरी की बात की, सरकारी नौकरी नहीं दी। आज अधिकारियों कानून के संरक्षण की बात करते रहे, आज 7 किसानों की 4200 एकड़ जमीन। उमेश जी मैं आपके पास आता हूं, उमेश जी मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल उमेश जी ये है कि आप अभी हम आपके रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी, आपके नेता कह रहे हैं कि रमन सिंह के काल में 15 साल के शासनकाल में हमने बहुत अच्छा किया है और बस्तर के लोग जो हैं उसी को हम नज़ीर रख के करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि 4.5 साल पहले वो 15 साल को नकार चुकी है जनता, और अगर रमन सिंह के काम पर इतना ही भरोसा है तो रमन सिंह को चेहरा क्यों नहीं बना रहे हैं फिर आप लोग? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न। निश्चित तौर पे आपने विस्तृत सवाल यहाँ पर रखा है, मुझको थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, 15 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता ने, बस्तर की जनता ने हमको सेवा करने का अवसर दिया, और उन 15 वर्षों के अंदर में एक समय में जहाँ छत्तीसगढ़ की पहचान गरीबी को लेकर के, भुखमरी को लेकर के रहा करती थी, उससे हमने उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया। लगातार 15 वर्षों तक हमने विकास के काम किए। आपने जैसा कि कहा कि 15 वर्षों तक हमने जो विकास के काम किए, उस पर 15 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से मुहर क्यों नहीं लगाई? देखिए पुनीत जी, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एक स्वाभाविक एंटी इंकम्बेंसी और उससे भी महत्वपूर्ण जिस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के अंदर में लाया, लोक लुभावने तमाम तरह के वादे यहां पर किए, लेकिन बीते 4.5 वर्षों अंदर में उन तमाम वादों में कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर फेल हुई है। और सीधे तौर पर चाहे तेंदुपत्ता के बोनस का विषय हो, कांग्रेस यहां पर फेल हुई है। आदिवासियों का विषय हो, आरक्षण का विषय हो, 32% आरक्षण छीनने का विषय हो, कांग्रेस यहां पर साफ तौर पर फेल यहां पर दिख रही है। या फिर ग्रामीण विकास का विषय हो या तमाम तरह के विषय हो, तमाम जो वादे कांग्रेस ने किए थे, चाहे कर्मचारियों का विषय हो, बुजुर्गों को पेंशन देने का विषय हो, नियमितीकरण का विषय हो, तमाम विषय है। लगातार तमाम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ खासी यहां पर नाराजगी है, क्योंकि इन्होंने केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लोक लुभावने वादे तो कर दिए थे, लेकिन उन वादों को ये बीते 4.5 वर्षों में पूर्ण नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं 4.5 साल। अजय जी मैं आपके पास आता हूं। अजय जी, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, लगातार आपकी सरकार पर सवाल उठते हैं, चाहे विपक्ष उठा रहा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, इसको लेकर सवाल उठते हैं आपकी सरकार को, सरकार
पर नल जल योजना को लेकर काफी पीछे है छत्तीसगढ़, इसको लेकर सवाल उठते हैं और आप कह रहे हैं कि बस्तर कुंजी है, तो फिर कुंजी हासिल कैसे करेंगे, कैसे दाल गलाएंगे साहब? थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, आज ये आपने स्पष्ट प्रश्न उमेश घोरमड़े से पूछा कि 15 साल के आपको उसको सरकार ने किया, उनका जवाब मैं उसी लूंगा। जवाब को लेकर जा रहे हैं, है ना। मैं देखिए वो जवाब दे दूंगा आपको। आज ये देखिए, नक्सलवाद जब ये 2003 में सरकार में आए, दक्षिण बस्तर के मात्र 3 लोगों तक सीमित था। इन्होंने खाद पानी देकर 14 जिलों तक फैलाया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित नहीं कर पाए। इनके जगत पुजारी नक्सलियों को सामान सप्लाई करते गिरफ्तार होते हैं। धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते रहे, इनके सांसद की गाड़ी से गिरफ्तार थे। ये दिखावे के लिए नक्सलवाद का विरोध करते रहे। केपीएस गिल को क्या कहते हैं, वेतन और मौज करो। क्या नियत नीति और मंशा थी, ये छत्तीसगढ़ का आदिवासी वर्ग समझता है। आज एकाध परिसर में बैठे आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने की जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में करके दुष्प्रेरणा से कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज समझ रहा है। दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, आंकड़े दे दो। इनके समय जो प्रधानमंत्री आवास बना उसके मुकाबले 5 गुना, प्रधानमंत्री आवास की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 गुना। ये मार्च का फाइनेंशियल पूरा होने के पहले फंड को जानबूझ के वापस ले लेते। ये दोनों चीजें देखिए, आज जनगणना 2011 के बाद अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चाहते नहीं है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास के सही थे उम्मीदवार हैं, उन तक ये पहुंचे नहीं। इनको सिर्फ राजनीति का 4 साल में धर्मांतरण का एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाया क्या आपने? किस थाने में कौन सी एफआईआर दर्ज कीजिए, बता दीजिए। आप सिर्फ है धर्मांतरण के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाना, संपत्ति हिंसा फैलाना आपका चरित्र है। आपने पहले कवर्धा में प्रयास किया, फिर नारायणपुर में किया, अभी बेरमपुर में कर रहे हैं आप। ठीक है, यही आपका चरित्र है। ठीक है। आप अपने फायदे के उमेश लिए जी, मैं आपके पास धार्मिक हिंसा उमेश जी मैं आपके फैलाना पास आ रहा हूँ। है। उमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ कहना भी चाह रहे हैं कहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। रमन सिंह को चेहरा क्यों नहीं रखते, एक बात। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि 4.5 सालों में इतनी कमियां हैं, तो फिर आप ये 15 साल जो काम किया उसको क्यों गिना रहे हैं? फिर 4.5 साल की कमियां गिनाइए, फिर मुद्दा वो होना चाहिए आपका। देखिए, जनता के बीच में हम जाएंगे तो अपने कामों को लेकर के भी जाएंगे कि हमने किस प्रकार का व्यवहार रहा जनता के प्रति, हमने किस प्रकार के विकास के कार्यों को किया। निश्चित तौर पे उन विकास के कार्यों को हम रखेंगे, जनता ने देखा है, और साथ में विफलता भी। तो दोनों चीजों का तुलनात्मक अध्ययन जनता ज्यादा बेहतर तरीके से करेगी। और हम केवल आरोप लगाएं, हम केवल कहें कि इनकी नाकामी रही है, तो मैं समझता हूं कि जनता भी यहां पर कंफ्यूज होगी। हमारे पास हमारी उपलब्धियां भी है और जनता लगातार 4.5 वर्षों में कांग्रेस की विफलता देख रही है। तो रमन सिंह को चेहरा बनाएंगे क्या? प्रदेश के मेरा अंदर वो सवाल है। मैं आ रहा हूं सर उस पर, बस्तर के अंदर मैं आ रहा हूं सर उस पर। बस्तर के अंदर में कहें या पूरे प्रदेश के अंदर में कहें, किस प्रकार से बहला फुसला करके दबावपूर्वक धर्मांतरण का खुला खेल यहां पर चल रहा है। एसपी से लेकर के कमिश्नर तक पत्र लिखते हैं, सरकार उसको गंभीरता से यहां पर नहीं लेती है। गंगवानी जी, मैंने आपको सुना, आप धैर्यपूर्वक सुनिए। और किस प्रकार के हालात बनते हैं, नारायणपुर में किस प्रकार के संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। शांति का टापू छत्तीसगढ़, मनखे एक समान का प्रतीक छत्तीसगढ़, आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद किस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बन गए हैं। इसकी जिम्मेदारी यदि कोई है तो इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की शांत आबो हवा को लगातार दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। रह गई बात आपने जिस प्रकार से चेहरे को लेकर के यहां पर पुनीत जी सवाल यहां पर रखा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कमल के फूल के साथ जाएगा और इसी में कांग्रेस की जान यहां पर जलती हुई दिख रही है। कांग्रेस एक चीज इसी में काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जब कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता की, जब आप उमेश जी सुनते हैं, जब आप एक एक कार्यकर्ता की आप बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 15 साल रमन सिंह ने बहुत अच्छा शासन किया। अगर बीजेपी ये मानती है तो उनको फिर से चेहरा बनाकर उतारना चाहिए, जो 15 साल की उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, जो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं कि 15 साल हो गए थे, तो क्या आप ये नहीं मानते कि उस वक्त आपके कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया था, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा? बहुत बढ़िया प्रश्न। कार्यकर्ताओं ने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ यहां पर खड़ा हुआ हमेशा से। रह गई बात आपने चेहरे को लेकर के और जो सवाल किया यहां पर, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक समय दीजिएगा मुझे। और इससे पूर्व भी सुनिए सर, इससे पूर्व भी 3 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, विधायक दल के नेता के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम यहाँ पर रखा और जनता ने लगातार सेवा का यहाँ पर अवसर दिया। इसमें थोड़ा सा सुनिए, एक डिबेट याद है
मुझे बहुत अच्छे तरीके से उमेश जी, मुझे याद है उमेश जी मुझे याद है एक डिबेट जिसमें आपने ये कहा था कि भाई सत्ता में थे तो हमने चेहरा रखा था रमन सिंह का, सत्ता में नहीं है तो वो फिर बाद में तय होता है, ये हर राज्य में होता है। ये डिबेट में मत डाली सर, ऐसा मेरा जी पुनीत जी मैं जवाब नहीं उमेश जी आप समझ नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि रमन सिंह को हर बार आपने जो 3 साल उनका कार्यकाल रहा तो हर बार आपने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आप कह रहे हैं पहले से उनको चेहरा रखा था कि मुख्यमंत्री फेस होंगे। अब आप कह रहे हैं कि विधायक दल, ठीक है आपकी बात को मैं समझ गया कि विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। 13 में कौन चेहरा था, 8 में कौन चेहरा था, 3 में कौन चेहरा था, एक बार जरा कांग्रेस से भी पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं सवाल वो नहीं है, ठीक है और वर्तमान में तो लास्ट कांग्रेस के अंदर में लास्ट कमेंट अजय गंगवानी जी, लास्ट कमेंट आपका। स्थिति ये है कि मोहन मरकाम को शॉर्ट में अजय जी शॉर्ट में अपनी बात उमेश जी को थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दाहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन है, बिना दूल्हे की बारात है। अब इतना पूछा क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरा रमन सिंह को चेहरा बना नहीं सकते? क्योंकि नाम घोटाला, बादशाह घोटाला, डीके घोटाला, सड़क घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेस घोटाला, 15 सालों तक ये कमीशन खोलिए भ्रष्टाचार करते रहे। इनको शांत रहिए, जहां तक मुझे शांत हो जाइए। उमेश जी बोलने दीजिए ना उनको प्लीज। उमेश जी आपको समय दिया, नहीं आपको समय दिया उमेश जी अच्छा ठीक ऐसे बात नहीं होगी ना, ऐसे बात नहीं होगी ना उमेश जी, आपको समय दिया, अजय जी को बात रखने दीजिए फिर आप रखिएगा अपनी बात, ठीक है ना। अजय जी बोलिए। देखिए ये मानेंगे नहीं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भाजपा की रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में बोला आप 1 साल तक भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हमारी सरकार को 30 साल तक मिल ना पाएगा। इनके डीएनए और खून में अगर भ्रष्टाचार कमीशन खोली, ये लगातार कमीशन खोल करते रहे। 36 लाखों का नाम घोटाला, डीके घोटाला, 6.5 लाखों का चिटफंड घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेस घोटाला, घोटालों की लंबी लिस्ट है, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। आज ये कमीशन खोली भ्रष्टाचार का नतीजा है कि ये 15 सीटों तक सीमित है। आज भी सच को स्वीकार नहीं करते क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास। लेकिन अजय जी नहीं सवाल आपसे नहीं है, सवाल आपसे अजय जी और उमेश जी आप दोनों से सवाल यह है कि आप अपनी दाल कैसे गलाएंगे, एक दूसरे की दाल को मत देखिए, आप अपनी दाल की बात कीजिए भाई, आप दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा खामियां नजर आएगी। सवाल कांग्रेस को लेकर है कि चाहे आप राजभवन को लेकर सवाल उठाएं, मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाएं, बात यह है कि आरक्षण अभी भी अटका हुआ है। एक बात है, जनता को कितना समझाइएगा जाकर के। भानु प्रतापपुर चुनाव था तब तो आनंद फानन में कर तो दिया, लेकिन मिल नहीं रहा है ना लाभ। आज पुनीत जी, आज आप वरिष्ठ एंकर हैं, आप बहुत अच्छे जानते हैं आज राजभवन को किस प्रकार से भाजपा की एक जनता को कैसे समझाइएगा। साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं बैठ के। आज कर्नाटक में हस्ताक्षर कर रहे थे क्योंकि भाजपा पर सवाल उठाना, राजभवन पर सवाल खड़ा करना, यही इनका नहीं रखना, ये कैसा चरित्र है। पारित हो जाएगा तो इनको जो क्रेडिट है कांग्रेस सरकार को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा, वरना इस चर्चा को, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही थी तो चर्चा को आगे बढ़ाते। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि दाल किसकी गलेगी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे की दाल को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी दाल तो कच्ची है अभी, और अपनी दाल कितनी गला रहे हैं, या वाकई में क्या कांग्रेस जो है सत्ता में है और वो क्या जनता की नब्ज को छू पाएगी क्या। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जब आई थी तो उन्होंने बस्तर में यही कहा था कि सत्ता में जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी जनता से दूरी हो जाती है। हालांकि अपनी सरकार को लेकर तो उन्होंने नहीं कहा, बीजेपी को लेकर कहा, लेकिन क्या अभी भी कांग्रेस समझ पा रही है जनता की नब्ज को, और क्या बीजेपी इस नब्ज को पकड़ पा रही है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।